सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। है ना। सो लास्ट वीडियो में हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया था। एंड आज हम डिस्कस करने वाले होंगे न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। है ना। बाकी बहुत सारे लोग मुझे ना पूछ रहे थे कि आप कौन सा रेफरेंसेस फॉलो करते हो। सो मैं ये वाला रेफरेंस फॉलो करता हूँ, केनेथ एस क्रेन की। ये बहुत ब्यूटीफुल बुक है। बहुत ब्यूटीफुल बुक है। मतलब बहुत डिटेल में है, बट ठीक है, बहुत मोटी बुक है, बहुत डिटेल में है। एंड समझने में थोड़ा सा बेसिक्स लगेंगे, मतलब बेसिक्स इन द सेंस कि क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हें मतलब आनी चाहिए। बाय द वे वो लोग खुद पढ़ाते हैं वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स। जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सब वहां पे सिखाते हैं। ठीक है। तो बहुत डिटेल्ड बुक है। तो बट मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना वो निकाले हैं उसमें से। एंड ये लेक्चर्स बनाए तो बहुत ज्यादा कॉन्साइज होगा। एंड बाय द वे जो मैं कॉलेज के टाइम पे मैं नोट्स वगैरह बनाता था, उससे भी मतलब मैंने आप लोगों को कुछ चीजें डाली हैं। एंड मॉडर्न फिजिक्स करके एक बुक है आर्थर वाइजर की, तो वो फॉलो कर सकते हो। वो बहुत ब्यूटीफुल बुक है। बट हाँ, ये इसमें प्रॉब्लम ये, मॉडर्न फिजिक्स में प्रॉब्लम ये है कि इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतने डिटेल में नहीं दिए गए हैं। इनफैक्ट कैलकुलेशंस भी इतने डिटेल में नहीं दिए गए हैं। केनेथ एस क्रेन की जो बुक है, ये जो बुक है इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में, इतना की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है और ये बहुत ही ज्यादा मतलब कम डिटेल वाला है। तो इन दोनों का मिक्सचर हमारे लेक्चर्स है। ठीक है। एंड बाय द वे प्रोफेसर एच सी वर्मा के लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया लेक्चर्स है। पुराने लेक्चर्स जो है ना वो बहुत बढ़िया लेक्चर्स, एनपीटीएल के लेक्चर्स होंगे, वो भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो। बट हाँ, ऑब्वियसली वो भी बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे से लेक्चर्स होते हैं। ठीक है। बट टेंशन नहीं लेने का, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्साइज करके ये सब सारी चीजें बनाए हैं। ठीक है। जो जो रिक्वायर्ड है, जो जो इम्पोर्टेंट है, बस वही वही तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलो फिर बिना कोई टाइम पास के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं न्यूक्लियर प्रोब्स के बारे में। ठीक है। न्यूक्लियर प्रोब्स। सो न्यूक्लियर प्रोब्स होते क्या है। सो कोई भी न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए, ऑफ कोर्स तुम लोग आंख से तो नहीं देख सकते न्यूक्लियस को, है ना। टेलीस्कोप से भी नहीं देख, सॉरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते न्यूक्लियस को। तो कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होंगी हमें, जिसकी वजह से तुम न्यूक्लियस के अंदर स्टडी कर सको। ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, मतलब हम इन द सेंस न्यूक्लियर फिजिसिस्ट क्या करते हैं कि कोई भी एक न्यूक्लियस है। ठीक है। मान लो ये एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेव को ना मतलब यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है। इंसिडेंट वेव है। ठीक है। अब ये वेव जो है ये स्कैटर होती है न्यूक्लियस से। बाय द वे ये ना सिर्फ न्यूक्लियस के नहीं है, न्यूक्लियस के लिए नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी पोटेंशियल है उसके लिए हम ये सब चीजें स्टडी करते हैं। और उसका पूरा का पूरा एक टॉपिक है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में पूरा का पूरा एक कोर्स है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग थ्योरी। ठीक है। जिसमें हम एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए, कोई सा भी जनरल पोटेंशियल के लिए स्कैटरिंग करते हैं, मतलब इंसिडेंट, कोई वेव इंसिडेंट कराते हैं। एंड आउटगोइंग वेव जो है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस जो है यहाँ पे एज अ पोटेंशियल वर्क करता है। ये जो है इनिशियल वेव को क्या बोलते हैं, डेविएट करा देगा। ठीक है। इनिशियल वेव की प्रॉपर्टीज को चेंज करा देगा। एंड जो आउटगोइंग वेव है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम स्टडी करेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा, आउटगोइंग वेव की प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करेंगे इंसिडेंट वेव की प्रॉपर्टीज से, तो हमें पता लगेगा कि ये पोटेंशियल किस तरह का पोटेंशियल है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। सो ये थी स्कैटरिंग थ्योरी की बात है। एंड जनरली हम यही करते हैं। ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में भी जनरली हम यही करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यही तो होता है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी तो यही तो करते हैं हम, है ना। मतलब आउटगोइंग वेव्स को स्टडी करते हैं। मतलब क्या करते थे, हम एक लेते थे गैस, हाइड्रोजन एटम की गैस, है ना। और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा देते थे। ठीक है। और उसका जो आउटगोइंग वेव है, ठीक है, मतलब जो आउटगोइंग जो लाइट है उसको स्टडी करते थे कि कितने कितने मतलब वेवलेंथ प्रेजेंट है, कितने कितने वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता था, एमिशन स्पेक्ट्रा होता था, वही करते थे ना हम लोग। यहाँ भी सेम चीज है, थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल में करते हैं हम। ठीक है। तो हाँ जी, तो न्यूक्लियर प्रोब्स ऐसे चीजें होती है, ठीक है, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस, या फिर सॉरी सब्सटेंसेस नहीं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। ठीक है। सो जनरली तीन तरह के न्यूक्लियर प्रोब्स हम यूज करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है। जनरली न्यूक्लियर फिजिक्स में ये तीन प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है इलेक्ट्रॉन मैसिव, लेस मैसिव होता है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये भी तुम लोग याद कर लेना, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, मैं बार बार इसको ना इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ना ये चीज याद रहे, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए तुम्हें मतलब ढूंढना ना पड़े कि हाँ कितना था, 9.1 था या 8.7 था। ठीक है, तुम्हें सोचना ना पड़े, ये सब चीजें ना फिंगर टिप्स पे याद रख लेना। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, नेट आईआईटी एग्जाम या गेट वगैरह की, तो तुम्हें ये सब चीजें ना फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, फटाफट कैलकुलेशन करने में मतलब हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो इतना होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, एंड प्रोटॉन ऑब्वियसली हैवी होता है, इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, मतलब ऑब्वियसली 1 ई चार्ज होता है इसमें, है ना। 1 ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, -19 कूलम्स। सो इतना होता है। एंड प्रोटॉन में भी ऑब्वियसली 1 ई चार्ज होता है, बट इसका मास हैवी होता है, लगभग लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है ना। न्यूट्रॉन का भी अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, बट थोड़ा ये बात याद रख लें, न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। ठीक है, हाँ, तो प्रोटॉन का भी 1 ई चार्ज होता है और मास इतना होता है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, है ना। मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या फिर चार्ज वाली जो भी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें हमें चार्ज देखनी है ना, मतलब जिसमें हमें चार्ज टाइप की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, तो हम इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, है ना। मतलब जैसे मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है कि न्यूक्लियस में चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग का यूज करेंगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हम प्रोटॉन स्कैटरिंग का भी यूज कर सकते थे, बट प्रोटॉन्स आर मैसिव, है ना। प्रोटॉन्स आर मैसिव, तो इसीलिए उनको एक्सेलरेट करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन वगैरह, है ना, साइक्लोट्रॉन में मतलब एक्सेलरेशन जो होता है, मतलब हैवी हैवी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें लगता है। ठीक है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगता है ना। एंड इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इसीलिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अबंडेंट भी है, तो इलेक्ट्रॉन को मतलब हम बहुत ही इजीली एक्सेलरेट करा सकते हैं एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को हम यूज करते हैं किसके लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्ज रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, एंड न्यूट्रॉन को यूज करते हैं मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए। ठीक है, जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, एंड न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंटरेक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए न्यूट्रॉन जो है उसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, बट न्यूक्लियर जो प्रोब्स जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ठीक है, इन सब की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी जो है कॉमन है, जो कि क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोब्स जो है वो उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो है इनका वेवलेंथ जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू न्यूक्लियर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को हम हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करेंगे तो वो एज अ वेव बिहेव करेगा, है ना। मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर बोथ मैटर एंड वेव। ठीक है, मैटर हैव डुअल नेचर, है ना, एंड वेव आल्सो हैव डुअल नेचर। ठीक है, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से पता है। ठीक है, एंड लैम्डा जो होता है वो होता है h/mv। ठीक है, जितना ज्यादा मास उतना कम वेवलेंथ, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना कम वेवलेंथ। ठीक है, तो जो वेवलेंथ होता है मैटर वेव का या फिर कोई भी वेव तुम इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वेव हो, प्रोटॉन वेव हो, न्यूट्रॉन वेव हो, उसका जो वेवलेंथ है वो लेस देन इक्वल टू न्यूक्लियर डायमीटर होना चाहिए। अब ये क्यों, एक एग्जांपल के तौर पे समझो, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो एक सीट ऑफ पेपर है, ठीक है, एक सीट ऑफ पेपर है और यहाँ पे ना होल्स हैं छोटे छोटे से। ठीक है, अब तुम्हें पता लगाना है कि ये होल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर मतलब कितने होल्स है, एंड तुम्हें ये पता लगाना है कि कैसे कैसे होल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड तुम्हें दिया गया है एक स्टिक। ठीक है, इनफैक्ट दो स्टिक दिए गए हैं। एक स्टिक है जिसका डायमीटर है इन होल्स के डायमीटर से बड़ा, एंड दूसरा स्टिक है जिसका डायमीटर है इन होल्स के डायमीटर से कम। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा स्टिक नंबर ऑफ होल्स या फिर होल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली स्टिक नंबर 2, है ना। बिकॉज इसको अगर हम यहाँ पे मारेंगे या फिर स्टिक को हम यहाँ पे मारेंगे, यहाँ से पास नहीं होगा, बट यहाँ पे मारेंगे तो यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पे एक होल है। बट इसको हम कहीं पे भी मारे, ठीक है, यहाँ मारे, यहाँ मारे, ठीक है, यहाँ मारे, बट ये पास नहीं होगा। ठीक है, सेम थिंग विथ दिस न्यूक्लियर थिंग। ठीक है, इसका जो वेवलेंथ है, मैटर वेव का जो वेवलेंथ है
वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू न्यूक्लियर डायमीटर, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि इस पोटेंशियल जो है, न्यूक्लियर पोटेंशियल जो है, उसके साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेगा, एंड जो इनकमिंग वेव है और आउटगोइंग वेव है वो लगभग लगभग बराबर हो जाएगी। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा जो काम है कि प्रूव करना न्यूक्लियस में, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये थी प्रूव की बात है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक्चुअली में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ऑफ कोर्स क्वांटम स्कैटरिंग तो हम कर नहीं रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वांटम स्कैटरिंग में ना मतलब थोड़ा सा फॉर्मुलिज्म डेवलप करना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में रखेंगे। अभी हम क्लासिकल स्कैटरिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोबिंग वाला चीज कैसे काम करता है, ठीक है, क्योंकि एक एसेंस दिलाना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। सो हम देखते हैं रेडियस एस्टिमेशन, रेडियस एस्टिमेशन, ठीक है, फ्रॉम स्कैटरिंग, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, दूसरा न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड प्राइम, ठीक है। मान लो कि इसको ना हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है, स्कैटरिंग करवा रहे हैं, है ना। हमने पहले वही तो देखा था, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करवा रहे थे, है ना। तो मान लो कि अभी हम न्यूक्लियस को स्कैटर करवा रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है। इसको हम प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं टारगेट, ठीक है। तुम लोगों ने कंचे खेले होंगे ना बचपन में, कंचों को ऐसे ऐसे मारते थे ना, मैंने तो बहुत खेले हैं भाई, बहुत कंचे खेले हैं, ठीक है। तो ऐसा होता था कि हम ऐसे कंचों को मारते थे, एंड यहाँ पे जाके ये टकराता था और ये वापस आ जाता था, है ना। यहाँ पे भी यही सेम चीज है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये चार्ज पार्टिकल्स है, कंचे चार्ज पार्टिकल्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसको ना हम यहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं या फिर प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड ना धीरे धीरे कम हो रही है। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन इस तरफ है, बट इसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, मतलब कूलम फोर्स के थ्रू एक और फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। एंड उस कूलम पोटेंशियल के वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कूलम एनर्जी जो है वो इसको कंप्लीटली स्टॉप कर देगा और रिपेल कर देगा, इस तरफ वापस उस तरफ धकेलना शुरू कर देगा, ठीक है। बट अगर हम इस पार्टिकल को बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से भेजें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से भेजें, तो क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से भेजे तो ये डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के एकदम बहुत ही ज्यादा पास आके ये वापस जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसका रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि जब ये रुक जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से आ रहा है आ रहा है आ रहा है एंड यहाँ पे रुक गया मान लो, ठीक है। तो जब ये रुक जाएगा तब क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, जेड, जेड प्राइम ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता था कूलम पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। जेड ई इसका चार्ज है, ठीक है, एंड जेड प्राइम ई इसका चार्ज है, तो टोटल जेड, जेड प्राइम ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सो अब यहाँ से आर निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू जेड, जेड प्राइम ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ एम, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जेड, जेड प्राइम ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी, ठीक है। टी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, जनरली काइनेटिक एनर्जी को ना टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। सो हाँ, अब यहाँ पे हमें z पता है, z प्राइम पता है, ई स्क्वायर पता है, 4 पे एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता ही है ना। और काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम्हें पता होगा किस वेलोसिटी से तुम इसको प्रोजेक्टाइल को जो है थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें आर मिल जाएगा, रफ रफ एस्टिमेट, ठीक है, मतलब मोटा मोटी तुम्हें आर मिल जाएगा। आर मतलब वो डिस्टेंस है जहां से ये वापस जा रहा है, एंड सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी अगर होगी इलेक्ट्रॉन की या फिर जो प्रोजेक्टाइल है उसकी, ठीक है, तो तुम्हें
न्यूक्लियर रेडियस का रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब तुम अप्रोक्सीमेटली उसको मान सकते हो कि हाँ मतलब इतने रेंज का न्यूक्लियर रेडियस होता है। ऑफ कोर्स दिस इज कंप्लीटली क्या बोलते हैं, रफ एस्टिमेट, बहुत ही ज्यादा रफ एस्टिमेट है। ठीक है, जनरली ऐसे हम मतलब एस्टिमेट नहीं करते, बट इट इज जस्ट टू शो यू गाइज एन एसेंस ऑफ हाउ स्कैटरिंग वर्क्स। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये जो रेडियस है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया लगभग लगभग 10⁻⁻15 मीटर का, है ना। मतलब हमें रेंज पता लग गई कि 10⁻⁻15 मीटर तक का हो सकता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक और चीज यहाँ पे पता चली कि रेडियस जो है ना वो डायरेक्टली डिपेंड है मास नंबर टू द पावर 1/3 के। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देंगे तो आर इज टू आर नॉट ए की पावर 1/3 बन जाएगा। ठीक है, एंड आर नॉट जो होता है वो होता है 1.2 फेम्टोमीटर। ठीक है, एंड 1 फेम्टोमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, मैं ये बार बार तुम लोगों को ना इसीलिए बता रहा हूँ 1 फेम्टोमीटर इतना होता है करके, क्योंकि ये चीज ना बाद में तुम भूल जाओगे। ठीक है, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस चीज को भूलो। ठीक है, ओके, सो हाँ जी, तो ये था हमारा मतलब न्यूक्लियर रेडियस। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, मान लो कि न्यूक्लियस जो है वो स्पेरिकल है, बट ये एजम्पशन भी बोल्ड है, काफी ज्यादा बोल्ड है। न्यूक्लियस जो है वो स्पेरिकल नहीं होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को हम एक पॉइंट पार्टिकल मानते हैं ना, वो तो ट्रू है कि ऑब्वियसली इट इज अ पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, बट न्यूक्लियस को जैसे हम जब हम एटॉमिक फिजिक्स कर रहे होते थे तब हम न्यूक्लियस को पॉइंट पार्टिकल मानते थे, बट अब बाद में हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो पॉइंट नहीं है, उसमें भी अंदर प्रोटॉन्स वगैरह भरे पड़े होते हैं। ठीक है, एंड हम ये भी मानते थे कि न्यूक्लियस जो इनफाइनाइटली हैवी है, बट ये बात भी सच नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट इनफाइनाइटली हैवी, है ना। वैसे ही वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियस का क्या बोलते हैं, आइडियल केस में हम स्पेरिकल मान के चलते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। न्यूक्लियर वॉल्यूम जो है वो स्पेरिकल नहीं होता है। ठीक है, स्पेरिकल से थोड़ा सा डेविएटेड होता है। ठीक है, हाँ जी, तो वॉल्यूम जो है अभी के लिए मान के चलो कि वॉल्यूम जो है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऑब्वियसली स्पेरिकल मान के चल रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, इतना हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होता है, मास ऑफ अ न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, ए है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। ये ए और ये ए कट गया, टोटल बचा एम एन डिवाइडेड बाय 3/4 पाई आर नॉट क्यूब। ठीक है, अब ये तुम कैलकुलेट करना इसको। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब आता है। अब तुम समझ रहे हो, इसका फिजिक्स समझो। ठीक है, ये वैल्यू जो है 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ डेंस द न्यूक्लियस इज, कितना ज्यादा डेंस है न्यूक्लियस। पानी का होता है वाटर का 1000 केजी पर मीटर क्यूब, है ना, लगभग लगभग इतना ही होता है। ठीक है, बट न्यूक्लियस जो है 10⁻17, एक के पीछे 17 जीरो, इतना ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, मतलब एक छोटे से एरिया में इतने सारे न्यूक्लियॉन जो है वो भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो हाईली कंडेंस्ड चीज है। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी पता चला था। ठीक है, सो न्यूक्लियस जो, और दूसरी बात यहाँ पे पता है क्या है देखने वाली, वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, एटॉमिक नंबर के। मतलब जितना भी बड़ा न्यूक्लियस हो, वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। ठीक है, बट हाँ एक और चीज कंसिडर करके चलना कि हमने न्यूक्लियर जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर वॉल्यूम को स्पेरिकल मान के चले हैं। ठीक है, बट अगर हम स्पेरिकल ना मान के चले तो वॉल्यूम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, मतलब सर्टेन रेडियस तक कांस्टेंट रहेगा, सर्टेन डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो हाँ जी, ये थी वॉल्यूम की बातें। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो
न्यूक्लियर जो डेंसिटी जो होती है ना, ऑब्वियसली हमने ये मान के चले हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्पेरिकली सिमेट्रिक होता है, मतलब स्पेरिकल होता है, बट एक्चुअली में ये वो होता नहीं है। ठीक है। सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो चार्ज डेंसिटी वेरीज एज रो नॉट डिवाइडेड बाई 1 + एक्सपोनेंशियल r - r/a। ठीक है। इस तरह के फंक्शन से चार्ज डेंसिटी वेरी करती है विथ r। ठीक है। एंड अब तुम लोग ना मुझे एक काम करके बताना। ठीक है। ये तुम लोग बताना कि ये तुम लोगों ने कहाँ पे देखा है, इस चीज को तुमने कहाँ पे देखा है। ठीक है। इस टाइप के फंक्शंस को कहाँ पे देखा है। मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगा। कमेंट करना, जिसका सही कमेंट होगा उसको पिन करूंगा मैं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा जिसका सही कमेंट होगा। ठीक है। सो इसका ग्राफ ऐसा टाइप का आता है। ठीक है। लगभग लगभग। ठीक है। ये रो है, ये आर है। ठीक है। अब यहाँ पे आर और ए की डिस्क्रिप्शन मैंने बताई नहीं है। ठीक है। सो पहले ए के बारे में बताता हूँ। ठीक है। ए वो डिस्टेंस होता है, ए इज ए डिस्टेंस जब रो इज इक्वल टू रो नॉट बाई 10 होता है। मतलब ए इज अ डिस्टेंस, मतलब जब रो नॉट की सॉरी ये रो की वैल्यू जो है ना, ये रो नॉट है। ठीक है। रो नॉट बाई 10 हो जाती है ना, मतलब इट इट डिक्रीजेस बाई 1/10। ठीक है। तब जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए। ठीक है। सिमिलरली आर वो डिस्टेंस होता है जब डेंसिटी की वैल्यू हाफ हो जाती है। ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ पे हाफ हो गई। ठीक है। रो बाई रो नॉट बाई 2। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो है ये आर हो जाता है। ठीक है। अब इसको पिक्चरेटिवली समझने के लिए मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। ठीक है। मान लो चार्जेस जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां तक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां तक इस डिस्टेंस तक। अब यहां से धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू करेगा डेंसिटी। ठीक है। डिक्रीज होना शुरू करेगा और डिक्रीज होगा ये। ठीक है। और लास्ट तक आते आते बहुत ही ज्यादा कम बच जाएंगे। ठीक है। बहुत ही ज्यादा कम न्यूक्लियॉन्स बचेंगे। ठीक है। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि न्यूक्लियस जो है कंप्लीटली स्पेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता और कंप्लीटली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो। ठीक है। सो एज आर इंक्रीजेस, देखो यहां तक तो लगभग लगभग कांस्टेंट ही था, है ना, यहां तक तो मोटा मोटी कांस्टेंट था। बट जैसे जैसे आर इंक्रीज हुआ, आर इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती गई, है ना। एंड हाँ जी, एंड क्या हुआ कि डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती गई। एंड एक पॉइंट आया जहां पे लगभग मान लो कि ये जो है ये r0/10 है। ठीक है। मतलब ये ये वो डिस्टेंस है जहां पे डेंसिटी की वैल्यू जो इनिशियल डेंसिटी थी वो डिक्रीज होके 1/10 हो गई है। इसको हम बोलते हैं ए। ठीक है। एंड आर वो डिस्टेंस है जहां पे ये डेंसिटी जो है वो लगभग लगभग हाफ हो गई है। ठीक है। जो इनिशियल डेंसिटी के हाफ हो गई है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस है आर। ठीक है। और इसको हम एवरेज रेडियस भी बोलते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस भी बोलते हैं। एंड तुम लोग हाँ ये मुझे बताना, ठीक है, तुम लोगों ने ये ग्राफ कहाँ पे देखा है। ठीक है। जो भी सही बोलेगा, मतलब सही आंसर देगा, उसको पिन भी किया जाएगा। एंड उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। ठीक है। उसका नाम हम इस चैनल पे फीचर करेंगे। ठीक है। तो ये थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बातें। ठीक है। चार्ज डेंसिटी देखिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा। ठीक है। एंड रेडियस के बारे में पढ़ा। एंड प्रोब्स के बारे में पढ़े। ठीक है। अब एक्चुअल में हम कैसे न्यूक्लियर रेडियस को एस्टिमेट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है। बट वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले होंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज वो टॉपिक जो है ना उसमें पर्टर्वेटिव थ्योरी आ जाता है। ठीक है। पर्टर्वेटिव थ्योरी इज टूल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें मतलब हम अप्रोक्सीमेशंस का यूज करते हैं। ठीक है। बट वो आईआईटी जैम वाले बच्चों के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। सो आई वांट टू सेपरेट दैट वीडियो आउट फ्रॉम दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जैम। सो दैट्स वाई आज की इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले होंगे, एंड दैट वीडियो वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड नेट एस्पिरेंट्स। ठीक है, जो गेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। इनफैक्ट 2020 25 दिसंबर का जो एग्जाम था ना, जो मैंने भी दिया था, उसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आते हैं। ठीक है, तो नेट और गेट के एस्पिरेंट स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत मजा भी आएगा तुम्हें ये पढ़ते हुए। ठीक है, एंड आईटी जैम वाले बच्चे नेक्स्ट वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो हाँ जी, आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो होप यू गाइज लाइक इट। कोई कमी लगी है ना, कोई डाउट आया, तो कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड इंस्टाग्राम का हैंडल मैं ना तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पे तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो। ऑब्वियसली व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि तुम लोग वहां पे कॉल कर करके परेशान करोगे। तो चलो फिर, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।